हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक रिवीजन क्लासेस हैं। आपने इसके बारे में क्लास में पढ़ रखा होगा, और आप अपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको इसमें बेसिक्स चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले इसमें इलेक्शंस है क्या, यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्लास नाइन्थ में। सबसे पहले चुनावी राजनीति क्या है या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स क्या है, वाई इलेक्शंस। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी एक सोसाइटी में थ्री लेवल्स पे इलेक्शंस होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली हमारे यूनियन गवर्नमेंट के या लोकसभा के या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्टेड इलेक्शंस होते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शंस होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको, देवीलाल का एग्जांपल है, जो कि हरियाणा में उनकी गवर्नमेंट आती है 1982 में। ओके, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ क्या है, देखिए हमारे यहाँ 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स में एक हर जगह एक विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, जहाँ पर बेसिकली हम अपने चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। अब सिंपल सी मतलब है कि हर स्टेट में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज डिवाइड होती हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सीट्स हैं वो है 70, हरियाणा में 90 है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे मैक्सिमम है, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर भी सबसे ज़्यादा इलेक्टेड होते हैं, यानी वहाँ पे लगभग 403 लेजिस्लेटिव मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दे रखा है आपका देवीलाल का। हरियाणा में बेसिकली 90 सीट्स हैं और उन्होंने इलेक्शंस में 60 सीट्स गेन करी, यानी सिंगल पार्टी ने, अगर कोई भी पार्टी किसी भी इलेक्शन में हाफ से ज़्यादा यानी लगभग 2/3 मेजोरिटी अगर गेन कर लेती है तो वो बेसिकली वहाँ पे अपनी एलिजिबल हो जाती है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर 90 में से एक लोक दल ने 60 सीटें जीती थी, जिसका मतलब है उनके पास क्लियर मेजोरिटी है। और जो ऑलरेडी जब कांग्रेस की जो रूल करी थी गवर्नमेंट, उन्होंने जस्ट 5 सीट्स जीती। इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पर मेजोरिटी जो आएगी वो लोक दल की आएगी और फाइनली लोक दल की गवर्नमेंट बनती है और नई सरकार बनती है। इसका मतलब है जो मेजोरिटी जीती है जिसने। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का एग्जांपल भी ले सकते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा 2014 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उसमें बेसिकली केजरीवाल को फुल मेजोरिटी मिली, यानी 70s में से दिल्ली में 70 लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की सीट्स हैं, तो 70s में से उन्हें 67 सीट्स मिली, यानी उसके पास क्लियर मैंडेट था। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो आम आदमी की पार्टी है, जो अर्लियर ओनली जो 49 डे तक चली थी, इसका मतलब वहाँ पे उनको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। टोटल जो मेजोरिटी मिली थी उनको वो 36 नंबर होता है। तो दिल्ली में 70 सीट्स है, तो 70 में से किसी भी पार्टी को 36 सीट्स रिक्वायरमेंट होती है। जिस पार्टी की 36 अगर सीट्स आ जाती है तो वो अपनी सरकार बना सकता है चीफ मिनिस्टर के लिए। फॉर एग्जांपल जब केजरीवाल ने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, जब आम आदमी की फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने 70 में से जस्ट 28 सीट्स गेन करी थी। 8 कांग्रेस के पास थी, 32 बीजेपी के पास थी और 2 अदर्स के पास थी, यानी यहाँ पर किसी के पास फुल मैंडेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आम आदमी पार्टी ने बेसिकली कॉलिजन करा। उन्होंने 28 प्लस 8 यानी कांग्रेस से उन्होंने 8 सीटें कॉलिजन करने के बाद उनकी मेजोरिटी अपना शो करते हैं और वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। इसके बट कुछ दिन के बाद 49 डेज़ के बाद क्या हुआ, यानी कांग्रेस ने अपनी जो सपोर्ट था वो विड्रॉल कर लिया, यानी उनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई। माइनॉरिटी में आने के बाद उनको एक क्लियर मैंडेट नहीं था उनके पास, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और फिर दोबारा री इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट री इलेक्शन में उन्होंने फुल मेजोरिटी गेन करी, जिसके बाद वो आज रूल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी किसी भी पार्टी को हमेशा चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में हो चाहे लोकसभा में हो, हमेशा अपना मैंडेट या जो मेजोरिटी हमेशा मेंटेन करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी हमें इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों है। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन एक डेमोक्रेसी कंट्री का एक बेस है, क्योंकि डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में जब ही सर्वाइव कर पाएगी जब वहाँ पर एक इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती है। ठीक है, ये कंडीशंस भी हैं। जैसे चाइना में मान सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ सिंगल पार्टी है। हमने इससे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि पोलैंड वगैरह में या चिली वगैरह में जब पिनोशेट की गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पे मिलिट्री रूल्स होता है, या पाकिस्तान में मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश्ड होता है। तो बेसिकली वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली नहीं होते, या वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब तरीके से या फ्री अनफेयर तरीके से होते हैं। डैट मीन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो हमें एक एजुकेटेड सोसाइटी को, या जो एक हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो है इलेक्शंस, जिसमें हम अपने
अपने व्यूज़ को, यानी हम जिसको चाहते हैं हम उसको इलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट वाई वी नीड अ इलेक्शंस। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमें बेसिकली लीडर्स को क्यों इलेक्ट करना। अब इसमें बेसिकली वोटर्स के पास क्या चॉइस होती है, जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में असली जो पावर होती है वो पीपल्स के पास होती है। पीपल्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हम पे रूल करेगी, कौन सी पार्टीज़ हमारे लिए गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ठीक। तो इस तरीके से लगभग जो भी डिसीजंस होते हैं वो वोटर्स के पास चॉइस होते हैं। वोटर्स डिसाइड करते हैं कौन सी पार्टीज़, कौन सी आइडियोलॉजीज़ और कौन सी पार्टीज़ जीतने के बाद हमारे पे रूल करेगी। तो ये बेसिकली किसके पास पावर होती है, सिर्फ वोटर्स के पास। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट्स मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी एक इलेक्शन को बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंडीशंस पे कैसे उसे हम खड़ा कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है एवरीवन शुड हैव द एबल टू चूज़, यानी हमारे पास सबके पास राइट होना चाहिए कि कौन सी पार्टी यहाँ पे रूल करेगी। इसके लिए हमें सबको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया गया, यानी यूनिवर्सल राइट टू वोट, यानी हर व्यक्ति के पास राइट टू वोट है, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबके पास राइट टू वोट है। सेकंड जो पॉइंट है वो सिर्फ आप राइट टू वोट नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकते हो। आप खुद भी, जो भी 25 ईयर्स का है वो खुद भी जाकर के इलेक्शन लड़ सकता है। और यहाँ पे सभी इंडिविजुअल्स को, सभी सिटीजन्स को ये राइट होता है कि कोई भी जाकर के इलेक्शन एक तरह से कॉन्टेस्ट कर सके। थर्ड जो पॉइंट है वो आपका हमेशा इलेक्शन एक रेगुलरली होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो PRI पार्टी थी वो एक तरह से फेक तरीके से इलेक्शन करवाती थी, या मेन टाइम पे इलेक्शन की शिफ्टिंग कर देती थी, जिसकी वजह से वो कई सालों तक रूल करती है। इसी तरीके से जिम्बाब्वे की जो रॉबर्ट मुगाबे की जो पार्टीज़ थी वो भी बेसिकली सेवरल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद या चेंजेस करने के बाद वो सेवरल ईयर्स तक रूल करती है। डेट मीन वहाँ पे इलेक्शन रेगुलरली नहीं होते हैं, अगर होते भी थे तो सिर्फ एक ही पार्टी बार बार विक्ट्री ले रही थी। तो इसका मतलब है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अनफेयर तरीके से इलेक्शंस फाइट करी गई थी। फोर्थ जो पॉइंट है वो आपका कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी लोग डिसाइड करेंगे कि हमें किस पार्टीज़ को इलेक्ट करना है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है आपका इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन द फ्री एंड फेयर मैनर्स। जाहिर सी बात है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जिम्बाब्वे का है या जो चाइना का है, चाइना में जो इलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली सिर्फ एक पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो यानी वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो पूरी तरीके से फेक इलेक्शंस होते हैं। वहाँ पे पूरी तरीके से वोटर्स के पास चॉइस नहीं होता कि वो किसी अदर पार्टीज़ को इलेक्ट कर सके। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस निकल के आता है कि ये जो 5 कंडीशन है अगर ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे तभी हम कह सकते हैं कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी सर्वाइव हो रही है। ओके, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशंस। ओके, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है? पॉलिटिकल कंपटीशन बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बेटर चीज़ है। कंपटीशन होना एक हमारे लिए बहुत एक डेमोक्रेसी का साइंस है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो, सिर्फ एक ही पार्टी हो, तो चाइना के जैसे हो जाएगा, यानी वहाँ पे सिर्फ सिंगल पार्टी होगी, कोई कंपटीशन नहीं है, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। बट इसमें ये तो डेमोक्रेसी का बेटर, कंपटीशन जितना बेटर होगा उतने पास लोगों के पास चॉइस होगी, हमारे पास ऑप्शनल होंगे कि हम कौन सी पार्टीज़ को चुने। तो हमारे यहाँ देखोगे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, और पार्टीज़ के अलावा भी बहुत सारे हमारे पास आइडियोलॉजीज़ है, चाहे वो बीजेपी की आइडियोलॉजीज़ हो, चाहे वो कांग्रेस की आइडियोलॉजीज़ हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजीज़ हो। हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक वे में ही इलेक्शन लड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम कंपटीशन को हटा देंगे तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी हट जाएगी बेसिकली। तो इसलिए हमारे लिए जो कंपटीशन होना एक तरह से हेल्दी साइन है। बट इसमें कंपटीशन के साथ साथ इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम किस तरीके से हैं? कई बार इसमें फैक्शनलिज्म होता है। फैक्शनलिज्म मतलब जब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हो, या मान लीजिए एक पार्टी से आप इलेक्टेड हुए हो, उससे आप मिनिस्टर्स बन गए या आप इलेक्टेड हो गए, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, अपनी नई पार्टी बना लेते हो या दूसरी पार्टी में चले जाते हो। तो एक टाइप का ये फैक्शनलिज्म है। तो इससे बचने के लिए कई बार हम देखेंगे पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतने के लिए वो बहुत ज़्यादा मनी पावर या मसल्स पावर या डर्टी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके डीमेरिट्स हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट्स लेके चलने यहाँ पे। पॉलिटिकल कंपटीशन बेसिकली हमारे लिए एक हेल्दी साइन है डेमोक्रेसी के लिए, बट इसमें कई तरीके की एक तरह से डीमेरिट्स भी हैं, वो आपको मैंने भी बताया इसके अंदर। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। ओके, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है? कंस्टिट्यूएंसीज बेसिकली एक हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया होता है।
फॉर एग्जांपल हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में मान लीजिए आप 70 सीट्स हैं। अब 70 सीट्स हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की हैं, यानी पूरे जो दिल्ली को हम 70 एरियाज़ में या कंस्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड करेंगे। हर कंस्टिट्यूंसी से एक अपना आप एक इलेक्टेड या लीडर इलेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक मान लीजिए दिल्ली में बहुत सारी जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रेटर क्लास है, CR पार्क है, या मान लीजिए पंजाबी बाग है, शालीमार बाग है, रोहिणी है। तो ये सब बेसिकली जितने एरियाज़ हैं ये अपने आप में एक कंस्टिट्यूंसीज़ है। तो यहाँ से हर जगह हर पार्टी का जो मेंबर है वो यहाँ पे कॉन्टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक सीट से हर पार्टी चाहता है कि मेरा कैंडिडेट जीते, तो जितनी कंस्टिट्यूंसी से उसकी मेंबर्स जीतेंगे यानी उसके पास मेजोरिटी आ जाएगी। दिल्ली में अगर 70s में से किसी भी पार्टी का 36 मेंबर्स इलेक्टेड हो गए सेम पार्टी के, दैट मीन उसकी गवर्नमेंट मेजोरिटीज़ में आ गई और वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए एलिजिबल है। तो हर स्टेट में एक मेजोरिटी नंबर होता है अकॉर्डिंग टू देयर कंस्टिट्यूंसी सीट्स। अब फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, वहाँ पे 403 सीट्स हैं और उनका मेजोरिटी नंबर लगभग 200 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बेसिकली किस लिए रखा गया था? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज उन सेक्शंस के लिए रखा गया था जिनका जो बेसिकली इलेक्शंस में फेयर रिप्रेजेंटेशंस उनका नहीं आ सकता है, या फेयर रिप्रेजेंटेटिव आने के लिए उनके पास इतना सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं है। डेट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये रिजर्वेशंस की पॉलिसी रखी है या रखी थी। बेसिकली इसमें बेसिकली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को लोकसभा इलेक्शंस में और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं। और फॉर एग्जांपल इसमें लोकसभा के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड है करंटली, एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा हर कंस्टिट्यूंसीज की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी सीटें रिजर्व्ड होती हैं। अब धीरे धीरे एक और नया प्रोसीजर स्टार्ट किया गया है जो बेसिकली रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में जो म्यूनसिपैलिटीज़ और रूरल एरियाज़ में जो पंचायतें होती हैं उसके अंदर भी सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जिनमें उनको बेसिकली फेयर चांसेस मिले। और कहीं कहीं पे 1/3 सीटें रिजर्व रखी गई हैं फॉर वुमेंस के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट क्या होता है? पर्टिकुलरली हर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक नई वोटर लिस्ट तैयार होती है। फॉर एग्जांपल अगर 2014 में अगर इलेक्शंस हुए थे तो उसमें बहुत सारे मान लीजिए 15 ईयर्स के होंगे बच्चे या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि उस समय एलिजिबल नहीं थे, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट अब 2019 में इलेक्शंस होंगे तो फिर दोबारा एक वोटर लिस्ट तैयार होगी। किसी भी कंस्टिट्यूंसीज में हो सकता है कि बहुत सारे लोग अब 18 साल के हो गए या उससे ऊपर हो गए होंगे, तो उनको बेसिकली वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए होंगे, कुछ लोगों की डेथ हो गई होगी, तो एक नई वोटर लिस्ट तैयार होती है जिसमें उनके नाम और वो कहाँ पे एलिजिबल है अपने वोट डालने के लिए, ये सब चीज़ें उनका मेंशन होता है, उनके फादर्स का नाम। एक तरह से आप एलिजिबल हो जाते हो कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है तो आप वोट डाल सकते हो। ये एक टाइप का बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें जो भी 18 ईयर्स का होगा उसको एज ए यूनिवर्सल एयर फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग में यानी राइट टू वोट सबको प्रोवाइड होता है, जिसमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, किसी के बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। यानी सभी आपका नाम एक कंस्टिट्यूंसीज के अकॉर्डिंग आपका वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड हो दिया जाएगा। जब आपके पास वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है देन उसके बाद आप वोट डाल सकते हो। इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज़ करता है जिसका शॉर्ट फॉर्म में EPIC बोलते हैं। ये EPIC बेसिकली एक तरह से एक आपको कार्ड इशू होगा जिसमें आपका नाम, आपका फादर का नाम, एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड भी होता है कि आप वोट डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सपोज़ करिए ये EP कुछ समय आपके घर पे नहीं आया या नहीं बन पाया लेकिन आपका वोटर लिस्ट में नाम है, देन अगर आपके पास कोई और ID है देन उसके बाद आप कोई और ID दिखा कर भी वोट डाल सकते हो। तो ये बेसिकली एक आपकी पहचान होती है। वोटर लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आप एलिजिबल हो वोट डालने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब क्या है? यानी जो भी 25 ईयर्स का है उसे एक तरह से वो एलिजिबल है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, वोट देने के लिए 18 ईयर्स हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए 25 ईयर्स हैं। इसके बाद आप किसी पार्टी, अगर आपको कोई पार्टी सपोज करिए आप BJP की तरफ से या आम आदमी की तरफ से आपको एक टिकट मिल जाता है। टिकट मतलब क्या है कि आप उसके सिंबल पे इलेक्शन लड़ोगे उसके तरफ से, BJP की तरफ से, दैट वाज कॉल्ड पार्टी टिकट।
पार्टी टिकट यानी आपको उसका उसकी पार्टी का सिंबल मिल जाएगा और आप उसको सपोर्ट भी मिलेगा उस पार्टी का, और आप उससे इलेक्शन लड़ सकते हो। सपोज़ करिए आपको किसी पार्टी से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, देन आप इलेक्शन कमीशन में जाकर के आप एक इंडिविजुअली तौर पर भी आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्शन कैंपेनिंग। इलेक्शन कैंपेनिंग का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली सभी पार्टीज़ अपना अपना व्यूज़ लोगों के सामने या वोटर्स के सामने रखते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को अपना सपोर्ट में या अपने मोबिलाइज़ कर सके अपने सपोर्ट्स में, और वो उनके वोट्स को गेन कर सके। इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ करते हैं, इसके अंदर रैलीज़ देखा होगा आपने, रैलीज़ निकालते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट करते हैं, एग्जिस्टिंग जो अभी जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं, उसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं, और अपनी पॉलिसीज़ अपनी मैनिफेस्टोज़ को बताते हैं कि वो आने वाले टाइम में कि क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक गरीबी हटाओ जो 1971 में इंदिरा गांधी ने दिए थे, फिर 1977 में सेव डेमोक्रेसी जो कि जनता पार्टी ने आई थी। इसके अलावा ऐसे वेरियस टाइप्स के इश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में जब इलेक्शंस हुए थे 2014 में, तो केजरीवाल ने बेसिकली क्या कहा था कि सभी लोगों को बेसिकली करप्शन फ्री सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाएगा या करप्शन फ्री इंडिया को बनाया जाएगा। तो इस तरीके से पब्लिक डिबेट वगैरह करी जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका मोटिव रहता है कि पब्लिक सपोर्ट्स को अपने साथ लेके चलना। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट हो, इसके लिए बेसिकली कुछ इलेक्शंस लॉज भी बनाए गए हैं। इलेक्शंस लॉज का मतलब क्या है? इलेक्शन लॉज का मतलब है बेसिकली कि हम किसी भी कैंडिडेट्स को फेयर चांस देना चाहते हैं। हो सकता है कि एक जो कैंडिडेट्स है खासकर मान लीजिए बहुत पॉलिटिकल पावर हो, या उसके पास मसल्स पावर हो, या उसके पास मनी पावर हो, तो बेसिकली इन सब से उस कैंडिडेट्स को सेफ गार्ड करना है, उस जो बेसिकली एक तरह से ऑनेस्ट है या बेसिकली जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो एक तरह से सबको इक्वल एंड फेयर चांस मिलेगा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लड़ने का। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं या इलेक्शंस लॉ हैं कि कोई ब्राइब किसी को नहीं दे सकता, या पैसे के बिल पे या मनी के बेस पे वो उससे किसी वोटर से वोट नहीं मांग सकता है। अगर ऐसा पकड़ा गया तो बेसिकली उसका इलेक्शंस जो अगर मान लीजिए वो जीत भी जाता है तो उसका इलेक्शंस कैंडिडेचर बाद में रद्द कर सकते हैं, या कोर्ट इसको इलीगल करके इसे एज अ बैन कर सकती है उसका कैंडिडेचर। ओके, यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप धर्म के नाम पे, रीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे आप वोट नहीं मांग सकते हो, या आप अपनी कंस्टिट्यूंसीज में लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 लाख रुपीज़ और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए आप 10 लाख से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हो। ये बेसिकली बेसिक रूल्स हैं। कई बार इसको अगर मान लीजिए हर कोई फॉलो तो नहीं करता, लेकिन आप लिखोगे ऐसे बुक्स में कि ये सब बेसिकली हमारे लिए एक तरह से लीगल लॉज हैं जो कि इलेक्शंस में फॉलो करे जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है। कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शंस लॉ दोनों अलग अलग हैं। मैंने बताया कि इलेक्शंस लॉ में ब्राइब और थ्रेटन है, अपील टू दी नेम ऑफ दी कास्ट एंड रिलीजन है, या यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, या स्पेंड करना है आपको 25 लाख या लोकसभा इलेक्शन के लिए, या 10 लाख सिर्फ असेंबली इलेक्शंस के लिए। इसके अलावा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट में बेसिकली आप किसी रिलीजियस प्लेसेस पे जैसे गुरुद्वारे में या मस्जिद में या आप किसी रिलीजियस प्लेस पे आप इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप गवर्नमेंट के व्हीकल्स, जैसे मान लीजिए अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है या कोई रूलिंग पार्टी जो कांग्रेस रहती है, तो उस समय उसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, उनके पास बेसिकली व्हीकल्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं, तो उस चीज़ का वो अभी जो इलेक्शंस होते हैं किसी स्टेट्स में तो उसका वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत ऐसा कोई फेक प्रोमिसेस या मान लीजिए बहुत ऐसा प्रोमिसेस कर देना कि जिसमें आपका इलेक्शन जीतने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, तो आप एंड टाइम पे इलेक्शन के कोई ऐसा पॉलिसीज़ या बहुत ज़्यादा एक तरह से जनता के फेवर के लिए आप कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं दोगे। ओके, अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है आपका पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग का मतलब क्या है कि यानी एक इलेक्शन डे होगा आपका, डिसाइडेड होगा, इलेक्शंस कमीशन डिसाइड करता है कि इस दिन आप जाकर के वोट डालोगे। जिस दिन हमारा वोट डाला जाता है उससे 2 दिन पहले या 48 आवर्स पहले हमारा इलेक्शन कैंपेनिंग स्टॉप कर दी जाती है। उस बीच में कोई भी इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकता है। ओके, जिस दिन हमारा डेट डिसाइड होता है वो बेसिकली हमारा किसी भी जिस कंस्टिट्यूंसीज़ में आपका नाम है उस कंस्टिट्यूंसीज़ में ही आपका वोटर लिस्ट तैयार होती है, वहीं पर आपका बेसिकली वोट
बहुत पास में 100 मीटर्स या 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपका एक पोलिंग बूथ होगा। पोलिंग बूथ पर आप जा कर के अपना वोट कास्ट करते हो। इसमें बेसिकली सभी कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स होते हैं वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, जिसमें ये पता लगा सके कि कोई भी अनफेयर तरीके से कोई वोट नहीं डाल रहा हो। आप जो भी वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो आपके वोटर लिस्ट में नाम चेक करते हैं, आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं, जो EPI होता है बेसिकली इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं। देन उसके बाद आपके पास बैलेट पेपर क्या होता है? बैलेट पेपर एक तरह से सभी कैंडिडेट्स का उसमें नाम एंड सिंबल्स मेंशंस होते हैं, और जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ होते हैं उनका भी नाम उसमें मेंशंस होता है। ओके, उसके बाद आप अपने एक पर्सनल जगह पर आप जाकर से वोट डालते हो एक सीक्रेटली तरीके से, और आपके हाथ में बेसिकली फिंगर्स में आपके एक मार्क लगा दिया जाता है। तो आप बेसिकली ये प्रूव होता है कि आपने वोट डाल दिया है। देन उसके बाद वो EVM जिसमें बेसिकली सभी कैंडिडेट्स के नाम मेंशंस थे वो एक तरह से क्लोज्ड हो जाता है। उसके बाद वो सीधा इलेक्शंस कमीशंस के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर बेसिकली एक दिन डिसाइड होता है जिस दिन हमारा रिज़ल्ट अनाउंसड होता है। उस अनाउंसमेंट से पहले पूरी वोटिंग की काउंटिंग्स होती है। काउंटिंग्स के समय सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स वहाँ पे बैठे होते हैं, जो कि वो देखते हैं कि जो काउंटिंग्स है वो फेयर तरीके से हो। और उसके बाद फिर एक टेलीविज़न पे उसी दिन सेम डेज पे आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी गेन करता है, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी जो मैक्सिमम सीट्स जो सबसे ज़्यादा वोट्स गेन करता है उसको बेसिकली हम विनर या एक तरह से लीडर डिक्लेयर कर देते हैं उस कंस्टिट्यूंसीज का। डियर स्टूडेंट्स, का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, और प्लीज़ ये सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।